दोस्तों, प्यार मोहब्बत ये एक ऐसा एहसास है कि शुरू शुरू में ये एहसास हर किसी को अच्छा लगता है। जो कोई भी प्यार मोहब्बत में पड़ता है बस उसका ही होके रह जाता है। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं कि प्यार मोहब्बत में इंसान कुछ इस कदर उलझ जाता है कि जिसके बाद में जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता तो जल्दबाजी में वो एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस पूरी कहानी के अंदर गलती किसकी थी। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। चलते हैं फिर सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। और इसी प्रयागराज के अंदर एक थाना पड़ता है, सोराव थाना। इसी सोराव थाने के अंतर्गत एक गांव है, बसियापुर गांव। बात कर रहा हूं मैं 30 दिसंबर साल 2025 की। और इसी 30 दिसंबर साल 2025 को इसी बसियापुर गांव के अंदर दो लोग, सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय होता है, गांव के बाहर एक नहर है, उसी नहर को पकड़कर आगे खेतों की तरफ शौच करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों व्यक्ति शौच करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि इन्हें रास्ते में दिखाई पड़ता है कि किसी लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है। लड़का जो कि देखने से मालूम पड़ रहा था कि इसकी उम्र महज 20 से 21 साल के आसपास रही होगी। लिहाजा वो दोनों ही लोग वापस पलटते हैं और उसके बाद में अपने ही गांव के अंदर आने के बाद में इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो थी वो तुरंत गांव वालों को दे देते हैं। अब जैसे ही गांव वालों को ये सूचना मिलती है कि नहर के किनारे एक लड़के की डेड बॉडी मिली हुई है, गांव वालों में होते करते ये बात हर एक आदमी तक पहुंच जाती है। अब जैसे ही पूरे गांव के अंदर इस तरीके की खबर मिलती है कि नहर के पास किसी लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है, गांव के अंदर से जो लोग होते हैं घटनास्थल के पास में धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं। और देखते ही देखते पूरा जो गांव था वो उसी नहर की तरफ ढुल जाता है। इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती है। लेकिन जब पुलिस उस डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है तो पता चलता है कि इस डेड बॉडी के ऊपर कोई भी चोट, कोई भी घाव का निशान नहीं है। लेकिन जो लड़का है वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस वालों को हैरान कर रही थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि इस लड़के की डेड बॉडी के पास में इसका जो मोबाइल फ़ोन है वो वहीं बगल में पड़ा हुआ था। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन था वो बंद अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ था। अब पुलिस वाले जो थे वो तुरंत उस मोबाइल को अपने हाथों में लेते हैं और उसके बाद में जितने भी लोग उस घटना स्थल पर मौजूद थे उन सारे ही लोगों से ये पूछा जाता है कि तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस डेड बॉडी की शिनाख्त कर सके, ये पहचान कर सके कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। लेकिन दोस्तों, बसियापुर गांव के जितने भी लोग वहां पर पहुंचे थे वो सारे के सारे लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि साहब, इस लड़के को पहले हमने कभी नहीं देखा। अब पुलिस ये तुरंत समझ चुकी थी कि ये जो लड़का है ये बसियापुर गांव का नहीं है। शायद ये लड़का कहीं और का है। शायद या तो इसकी डेड बॉडी यहाँ पर मारकर फेंकी गई है या फिर इस लड़के को यहीं पर लाकर कत्ल किया गया है। अब पुलिस वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज तो करते हैं, लेकिन जो भी कागजी कार्रवाई थी वो कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद में पुलिस वाले उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी थी। इधर सवाल था कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी केस के अंदर अगर पुलिस उस केस के बारे में छानबीन करती है तो कम से कम पुलिस को उस व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए जिसका कत्ल हुआ है। क्योंकि अगर जिसकी शिनाख्त हो जाती है, डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है, तो कम से कम पुलिस परिवार वालों तक पहुँच कर कत्ल के मोटिव को समझ सकती है। और अगर मोटिव मिल जाएगा तो फिर कातिल पुलिस से ज़्यादा दूर नहीं है। अब पुलिस के लिए मुश्किल तो थी, और लेकिन पुलिस के पास में सबूत के तौर पर एक फ़ोन था जो कि स्विच ऑफ था। तो पुलिस के लिए ये मुश्किल काम नहीं था कि उस फ़ोन को ऑन किया जाए, उसका लॉक तोड़ा जाए और उसके बाद में उसमें कॉल डिटेल्स वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह, उसके आधार पर इस डेड बॉडी की शिनाख्त की जाए। और जैसे ही पुलिस वाले उस मोबाइल को ऑन करते हैं और उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि एक नंबर ऐसा था जिस नंबर से लगातार मिस कॉल आई थी। और वो नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड था ये भी पुलिस को पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए पुलिस वाले जो थे अब उस नंबर की तफ्तीश करते हैं, क्योंकि पिछले 1 घंटे के अंदर इस नंबर से लगभग 80 बार मिस कॉल आए थे। अब जब पुलिस वाले उस नंबर के बारे में पता लगाते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इस नंबर का यूज़ कोई अंशी कुमारी नाम की लड़की कर रही है।
अब पुलिस को जब ये सारी डिटेल मिल जाती है कि कोई अंशु कुमारी नाम की लड़की इस नंबर को चला रही है, अब पुलिस वाले पता करते हैं कि अंशु कुमारी कौन है, उसकी लोकेशन सारी चीज़ें ट्रैक कर जब पुलिस वाले सारी चीज़ें जान लेते हैं तो पता चलता है कि अंशु कुमारी कहीं और की नहीं बल्कि इसी बसियापुर गांव की रहने वाली है। उसके बाद में पुलिस की जो टीम थी अंशु कुमारी तक पहुंचती है और वहां से अंशु कुमारी को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर पहुंचती है। और पुलिस थाने ले जाने के बाद में अंशु कुमारी से जब पूछताछ की जाती है तो अंशु कुमारी पुलिस का पहला ही सवाल सुनने के बाद में फूट फूट कर रोने लग जाती है। और अंशु कुमारी कहती है कि साहब, जिस लड़के की डेड बॉडी आपको मिली है उस लड़के का नाम है अतुल कुमार। अतुल कुमार जिसकी उम्र 20-21 साल के आसपास रही होगी, जो कि इसी प्रयागराज के मऊ एमा गांव का रहने वाला है। अब पुलिस वाले ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि अतुल कुमार की हत्या किसने की? तो वो लड़की कहती है कि साहब, अतुल कुमार की हत्या किसी ने नहीं की बल्कि खुद उसने ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दरअसल ये लड़की जब पुलिस को पूरी कहानी सुनाती है तो उसके हिसाब से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 2 साल पहले से। जो अतुल कुमार था, जो कि मऊ एमा गांव का रहने वाला था, और उसी गांव के अंदर इस लड़की के मामा का घर था। और 2 साल पहले ये लड़की अपने मामा के घर पे गई हुई थी। जब ये लड़की अपने मामा के घर पे जाती है तो वहीं पर इसकी मुलाकात अतुल से होती है। अतुल इसको देखता है, ये अतुल को देखती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। उसके बाद में पहले तो इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, उसके बाद में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे ये दोस्ती जो थी प्यार में बदल जाती है। इन दोनों को एक दूसरे की आदत कुछ इस कदर लग चुकी थी कि अब ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के प्यार में भी परिवार जो होता है वो बीच में आ जाता है। दरअसल अंशु जब अपनी माँ से इस बारे में बात करती है, क्योंकि अंशु के पिता की पहले ही डेथ हो चुकी थी और अंशु का एक भाई है जो कि ऑलरेडी विकलांग है, और अंशु की 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। तो अंशु की माँ अंशु को समझाते हुए कहती हैं कि बेटा, तुम्हारी 2 बहनें हैं, ज़रा सोचिए कि अगर तुम्हारी शादी पहले कर दी जाएगी तो फिर तुम्हारी दोनों बहनों से शादी कौन करेगा। इसलिए अंशु जो थी वो कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों की बात मान जाती है। उधर जो अतुल अपने परिवार में ये बात कहता है तो अतुल का जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ लिख कर नाम रोशन करो, उसके बाद कहीं शादी का सोचना है। इसी वजह से इन दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं परिवार का प्रेशर था, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद नहीं करते हैं। ना कि बातचीत करना बंद करते हैं, बल्कि कभी भी अगर इनको मौका मिलता तो एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। और इसी तरीके से 29 दिसंबर साल 2025 का दिन था। 29 दिसंबर साल 2025 की रात्रि के समय जो अतुल होता है ये अंशु को फ़ोन करता है और उसके बाद में अंशु से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच जाता है। और जो नहर होती है उसी नहर के जो पटरी होती है उसी पटरी पर बैठकर ये अंशु को कॉल करता है। उसके बाद में जो अंशु होती है ये अपने परिवार वालों को खाना वगैरह देकर उनको सुलाती है और किसी तरीके से इसी अतुल कुमार से मिलने के लिए नहर पर पहुंच जाती है। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से ठीक से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद में अतुल कुमार जो होता है अंशु से कहने लगता है कि चलो हम अभी भाग चलते हैं। लेकिन जो अंशु होती है ये अतुल कुमार के साथ भागने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलेगी और अपनी मर्जी से तुमसे शादी कर ली तो मेरी अभी 2 बहनें हैं जो अभी जवान हैं और उनकी भी शादी की उम्र है, और मेरे भाग जाने से उनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भला कौन उनसे शादी करेगा। उसके बाद में अंशु जो थी अतुल को समझाते हुए कहती है कि अब तुम अपने घर चले जाओ और मैं अपने घर चली जाती हूँ, और उसके बाद में हम लोग सुबह इस मामले पर बात करेंगे। लेकिन जो अतुल होता है वो अंशु की चुनरी वहीं पर छीन लेता है और कहता है कि अगर तुम चली गई तो इसी चुनरी से मैं अपना गला घोट कर अपनी जान दे दूंगा। लेकिन अंशु बार बार अतुल से उसकी चुनरी छीनने की कोशिश करती है। अतुल उस चुनरी को देने से इनकार कर देता है। अब अंशु अपनी चुनरी को वहीं पर छोड़ती है और किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद में वो अतुल को बार बार फ़ोन करती है। किसी तरीके से समझा बुझाकर अतुल को वो घर भेजना चाहती थी, लेकिन अतुल फ़ोन ही नहीं उठाता है। इस वजह से अंशु डरने लगती है और तकरीबन पिछले 1 घंटे के अंदर अंशु 80 बार कॉल करती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब अतुल फ़ोन उठाता नहीं है तो सुबह के 4 बजे के आसपास अंशु किसी तरीके से फिर से अतुल की उसी जगह पर पहुंचती है कि अतुल वहीं पर बैठा है या फिर चला गया। लेकिन जब अंशु वहाँ पर पहुँचती है तो देखती क्या है कि अतुल ने उसी की चुनरी से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। लेकिन अंशु को फिर भी लगता है कि हो सकता है अतुल जिंदा हो। इसी तरीके से वो पेड़ पर चढ़ती है और चुनरी को खोल देती है। अब जैसे ही चुनरी को खोलती है अतुल की डेड बॉडी ज़मीन पर गिर जाती है। अब अंशु को समझने में देर नहीं लगती है कि अतुल ने अपनी जान दे दी है।
उसके बाद में थोड़ी देर तक तो उसकी डेड बॉडी के पास में वहीं पर रोने लगती है, लेकिन फिर जब इसको कुछ समझ नहीं आता है तो ये अपने घर चली जाती है। वाकई में दोस्तों, अंशु जब ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाती है तो पुलिस कुछ देर तक तो अंशु के चेहरे को ही देखती रहती है और पुलिस को भी ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार इस पूरी कहानी के अंदर गलती किसकी है। दोस्तों, इस कहानी को आप लोगों ने सुना, इस कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान प्यार करता है लेकिन उसका प्यार उसके नसीब में नहीं होता है। वहाँ पर इंसान को चाहिए कि वो मूव ऑन करे और जिस रास्ते पर चलकर परिवार का दिल दुखे उस रास्ते पर ना चले और अपनी ज़िंदगी को आगे से जिए। ज़िंदगी को समाप्त करना किसी भी तरीके का कोई भी समाधान नहीं है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये महज आत्महत्या है या फिर कोई और बात है, और जो भी चीज़ें निकल के आएंगी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिए। जय हिंद, जय भारत।